हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा मिशन था RO 2023। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यहाँ पर शुरू किया है गवर्नर जनरल की सीरीज और वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे जो एग्जाम में छपने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज हमारा टॉपिक होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके पहले हमने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में रहा। ठीक है, और इसने क्या क्या काम किए तो सबसे पहले इसके देखते हैं न्यायिक सुधार। तो न्यायिक सुधार समझने के लिए यहाँ पर आइए, इसके आपको इस तरफ देखते हैं जरा, ये इस तरीके से इसको समझेंगे तो इसकी हम तुलना करेंगे। तो न्यायिक सुधार में यहाँ पर देखेंगे वारेन हेस्टिंग के पहले की अगर हम लोग बात करें और वारेन हेस्टिंग के टाइम की बात करें, न्याय व्यवस्था में क्या था और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ये चीजें यहाँ पर हमें देखनी है। ओके, तो न्यायिक सुधार में सबसे पहले हम लोग देखें वारेन हेस्टिंग के पहले क्या था। जमींदार हुआ करते थे और जमींदारों के पास दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग आया, वारेन हेस्टिंग कहता नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तो जमींदारों से ये अधिकार छीन लिए इसने। और इसने क्या किया, जिला स्तर पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालतों की स्थापना की और इसने फौजदारी अदालतों को भारतीय न्यायाधीशों के अधीन रखा। ये काम किया वारेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, ये क्या करता है, ये कहता है भाई जो जिला फौजदारी अदालतें बनाई हैं इनको हम खत्म करते हैं। तो जिला फौजदारी अदालतें इसने कर दी समाप्त और उसकी जगह पर इसने 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित की जिसको कहते हैं सर्किट कोर्ट। इसने 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए ये काम इसने किया। दूसरा जो दीवानी अदालत है इसमें इसने क्या संशोधन किया, तो इसने तैयार किया कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता 1793 में, जो सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित थी, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। आइए इसमें देखते हैं इसने किया क्या। तो इसके माध्यम से इसने कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। मामला क्या था, ये जो दीवानी अदालतें थी इसमें जो कलेक्टर हुआ करते थे उनके पास कर प्रशासन भी था और उनके पास न्याय प्रशासन भी था। ठीक है, तो कर प्रशासन न्याय प्रशासन दोनों था। तो इसने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हम कलेक्टरों से जो न्याय प्रशासन का राइट है वो छीनते हैं। तो कॉर्नवालिस कोड में इसने नियम बनाया जो सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित थी। क्लियर। तो इसने क्या किया, इसके तहत, इस नियम के तहत, कॉर्नवालिस कोड के तहत इसने कलेक्टरों के न्यायिक अधिकार छीन लिए, न्यायिक अधिकार उससे ले लिए और केवल उनके पास अब कर संबंधी अधिकार बचते हैं। तो इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, इसने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो अब जिला जो दीवानी अदालतें थी उसमें ये न्यायिक संबंधी अधिकार देखेगा कौन, मतलब न्याय वगैरह देखेगा कौन, भाई कलेक्टर के पास तो केवल कर संबंधी अधिकार बचे। तो इसने क्या किया, जिला दीवानी अदालतों में कार्य करने के लिए एक नई श्रेणी, अधिकारियों की एक नई श्रेणी को नियुक्त किया जिसको कहते हैं जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जजेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति की। तो ये बात आपको समझ में आ गई न्यायिक प्रशासन में क्या सुधार किए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, अब हम लोग देखते हैं, तो ये पूरा हमने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब इसने और क्या किया, देखिए इसने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी लोक सेवा का सृजन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विसेज का रूप ले लेती है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब हम देखते हैं पुलिस सुधार। अब पुलिस सुधार यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं था क्या। इसके आने के पहले, ठीक है, भारत में जो जमींदार थे, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को ही पुलिस अधिकार प्राप्त थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन पुलिस अधिकारों को छीन लिया, समाप्त कर दिया। और जो जिला में होता था ना अंग्रेज मजिस्ट्रेट, उसको जिले की पुलिस व्यवस्था का कार्यभार दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिले में
एक एरिया जैसे लिया है ना, कि ये एक एरिया है ना, वो एरिया दिया 400 वर्ग मील, ये आपसे नहीं पूछेगा। इसने एक क्या स्थापित किया, थाना स्थापित किया। क्या स्थापित किया, थाना स्थापित किया, और उस थाने में दरोगाओं की नियुक्ति की, तो दरोगा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थानों की स्थापना और थानों में दरोगा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, और इन दरोगों की हेल्प करने के लिए उन्हें पुलिसकर्मी भी नियुक्त करके दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दरोगा नामक जो एक पद है, इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, पुलिस व्यवस्था में सुधार की, थानों की स्थापना की। तो उस समय की जो भारतीय जनता थी, स्पेशली किसान, जानते हो दरोगा को क्या कहते थे, कंपनी बहादुर की शानो शौकत। तो ये जो दरोगा थे, कंपनी के शानो शौकत होते थे, कंपनी बहादुर की शानो शौकत, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कर संबंधी सुधार। इसने कर संबंधी सुधार क्या किया, तो इसने बंगाल की स्थायी भूमि कर व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। आइए देखते हैं जल्दी से। 1787 में प्रांतों को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। तो प्रांतों को राजस्व क्षेत्रों में किसने विभाजित किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर इसमें जो राजस्व समिति, उसका नाम राजस्व बोर्ड कर दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हुआ क्या, ये जो राजस्व बोर्ड थे, ये कलेक्टरों के कार्यों का निरीक्षण करती थी। अब देखिए हुआ क्या, अगर हम शुरू से समझे, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जब क्लाइव था, वो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है, और द्वैध शासन के तहत जो कर की वसूली करने के लिए वो उप दीवान नियुक्त करता है, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां को बंगाल में, राजा सिताब राय को बिहार में, ठीक है। लेकिन वो द्वैध शासन प्रणाली सफल नहीं हुई, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आया 1772 में, उसको खत्म कर दिया, और उसकी जगह पर वो नीलामी की व्यवस्था लाया 1772 में, और वो 5 साल के लिए नीलामी करता था। 5 साल के लिए अधिक बोली लगाने वाले लोगों को वो जमीन दे देता था। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, तो इसने जानते हो क्या किया, इसने सोचा कि भारत में एक सटीक कोई कर व्यवस्था स्थापित की जाए। तो इसने जानते हो 1790 तक जो ठेका वाली व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, पहले 5 साल के लिए ठेके पे देता था वारेन हेस्टिंग, फिर 1770 में 1 साल के लिए ठेके पे देने लगा, तो 1790 तक ये चलती रही। 1790 में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हम जमींदारों के साथ ये व्यवस्था करेंगे। तो इसने जमींदारों को शुरुआत में 10 साल के लिए ऑनरशिप दी, और इसने कहा कि कंपनी का जो शेयर है वो आप देते रहिए, और आराम से आप यहाँ पर भू राजस्व की वसूली करते रहिए। लेकिन इसे लगा कि इसे अब परमानेंट कर देना चाहिए, तो शुरू में इसने 10 साल के लिए समझौता किया जमींदारों से, और 3 साल में, यानी 1793 में, 1790 में 10 साल की व्यवस्था की, और 93 में इसको कर दिया परमानेंट। बोले कि अब ये परमानेंट है, इसी को कहते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त। और चूंकि जमींदारों के साथ व्यवस्था की गई, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो जमींदारी व्यवस्था इसने ये शुरू की 1793 में, क्वेश्चन बहुत आता है कि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो ये की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की, तो ये की 1793 में, याद रखना। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, मेरे पास समय है अभी 3-4 मिनट का, इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि लेक्चर हमारा 10 से 15 मिनट का रहता है। तो जब ये जमींदारी व्यवस्था यहाँ करने जा रहा था, तो इसके सामने 3 प्रश्न थे, व्यवस्था को लेकर 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए, मतलब किसके साथ करार किया जाए। फिर शासन का भूमि की उपज में क्या हिस्सा होना चाहिए, और क्या व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए की जाए या स्थायी की जाए। ये 3 प्रश्न थे। तो इसने क्या किया, जमींदारों को कर संग्रह करता या भूस्वामी माना जाए, इस प्रश्न पर बहस चली। तो जानते हो, यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये वहाँ के जमींदारी खानदान का था, जमींदारों की खानदान का था।
तो ये चाह रहा था कि हम जो बंदोबस्त करें वो जमींदारों के साथ करें, तो जमींदारों के साथ व्यवस्था करें। तो इस प्रश्न पर अलग अलग विचार थे। एक जो जॉनसूर था वो भूमि का स्वामी मानता था, किसको? वो जमींदारों को मानता था। और एक जेम्स ग्रांट नाम का व्यक्ति था, वो कहता था समस्त भूमि सरकार की है, जमींदार उसके भूस्वामी नहीं हो सकते, उन्हें केवल आप कर संग्रह करता ही रखिए। लेकिन कॉर्नवालिस किसके विचारों से सहमत था? जॉन सोर के विचारों से। तो कॉर्नवालिस जॉन सोर के विचारों से सहमत था, ठीक है। लेकिन समय को लेकर विचार अलग अलग थे। जॉन सोर कहता है 10 साल के लिए बंदोबस्त करिए, मतलब 10 साल के लिए जमींदारों से करार करो। लेकिन कॉर्नवालिस कहता है हम इसे स्थायी करना चाहते हैं, तो स्थायी या शाश्वत ये कहता है। तो शुरू में तो इसने 10 वर्षों के लिए किया, लेकिन बाद में इसने उसको क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। तो ये कभी यदि प्रश्न पूछे कि कॉर्नवालिस के विचार और जॉन सोर के विचार सेम थे, है ना, तो या जेम्स ग्रांट के विचार सेम थे, नहीं, कॉर्नवालिस और जॉन सोर के विचार सेम थे। ये दोनों चाहते थे कि भारत में लैंड सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया जाना चाहिए, है ना, मतलब जमींदारों के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन समय को लेकर थोड़ा इनमें अंतर था। जॉन सोर कहता है 10 वर्षों के लिए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है हम परमानेंट करेंगे, उसने कर भी दिया। तो परमानेंट सेटलमेंट कब शुरू किया गया? 1793 में। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखो व्यवस्था क्या थी, जमींदार व्यवस्था थी क्या? ये जमींदारी व्यवस्था, इसको समझ लो। तो जमींदारों को क्या माना गया? भूस्वामी माना गया। और 1790 में 10 वर्षों के लिए व्यवस्था की गई, 93 में इसको स्थायी कर दिया गया। और भूमि के लगान का बंटवारा कैसे होगा? तो 8/9 हिस्सा कंपनी को मिलेगा और 1/9 हिस्सा जमींदार अपने पास रखेंगे अपनी सेवाओं के बदले। तो जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार होंगे जो वसूलेंगे भू राजस्व, ठीक है, उसका 8/9 भाग कंपनी को देंगे और 1/9 भाग अपने पास रखेंगे। ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक जमींदार ये ईमानदारी से अपना शेयर अपने पास रखेंगे, कंपनी का शेयर कंपनी को देंगे। तो जमींदारी व्यवस्था में भूस्वामी किसे बनाया जाता है? जमींदारों को। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो सारा हमने यहाँ पर बता दिया। तो स्टूडेंट्स क्लास कैसा लगा? हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।